देखिए, ये जो वीडियो है ये उसी पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वाले टॉपिक का ही एक वीडियो है जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट को समझना चाहते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं पोजीशन ऑफ पॉइंट से हम लोगों का मतलब क्या है। एक्चुअली हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को अगर कोई लाइन डिवाइड करता हो इंटरनली और एक्सटर्नली तो रेशियो क्या होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम लोग फर्दर यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पहले इसको तैयार करें और हम लोग समझें। जैसे अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि अगर एक पॉइंट ए x1 y1 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट और बी x2 y2 पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को अगर कोई एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर डिवाइड करता हो इंटरनली एक्सटर्नली, फिगर पर नहीं जाइए, तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मे बी पॉजिटिव लेमडा तो इंटरनल, मे बी नेगेटिव लेमडा तो एक्सटर्नल। तो इसके लिए कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा वर्क है, हम लोग जो कैलकुलेशन करते आए हैं वही करते रहेंगे। अगर लेमडा का कोऑर्डिनेट पता करना चाहें, मतलब इस पॉइंट को अगर सी नाम दे देते हैं तो सी का कोऑर्डिनेट अगर पता करना चाह रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो लेमडा को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट सिमिलरली लेमडा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1। अब इसको अगर इस लाइन पर है तो सेटिस्फाई कर देंगे, तो सेटिस्फाई होगा तो a टाइम्स लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लेमडा y2 प्लस y1 बाय लेमडा प्लस 1 इज प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम लोग एलसीएम लेकर के लेमडा प्लस 1 को उस तरफ कर दें तो a लेमडा x2 प्लस x1 प्लस b टाइम्स लेमडा y2 प्लस y1 प्लस c इंटू 1 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर लेमडा वाले टर्म्स को एक साथ कर लें और लेमडा कॉमन ले लें तो a x2 प्लस b y2 प्लस c, और बिना लेमडा वाले टर्म्स को एक साथ कर लें तो a x1 प्लस b y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से लेमडा का वैल्यू हम लोगों को मिल गया माइनस टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a x2 प्लस b y2 प्लस c। देखिए, इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस आपको वीडियो के एंड तक जाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऐसा समझो कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो लाइन का इक्वेशन था, इसमें अगर L से सिंबलाइज करें ax प्लस बी वाई प्लस सी को और L1 से सिंबलाइज करें जब x1 y1 हम पुट करें x और y के बदले में, मतलब ax1 प्लस बी y1 प्लस c, और सिमिलरली L2 से सिंबलाइज करें ax2 प्लस बी y2 प्लस c को, तो ये रिजल्ट बहुत सिंपल सा दिखता है। ये रिजल्ट हम लोगों को दिखता है ऐसा कुछ, लेमडा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स L1 अपॉन L2। देखिए, ये रिजल्ट वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से आप ऐसा समझो कि अगर लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव मिला, लेमडा 2 का वैल्यू भी पॉजिटिव मिला, L1 और L2 का वैल्यू पॉजिटिव मिला, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका मतलब लेमडा निगेटिव होगा, और लेमडा जैसे ही निगेटिव होता है तो डिवीजन एक्सटर्नल होता है। सिमिलरली अगर मान लो कि लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन लेमडा आई एम रिपीटिंग रेगुलरली, लेमडा L1 का वैल्यू पॉजिटिव हो, L2 का वैल्यू निगेटिव हो, तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू जो होगा, जो कि इस रिजल्ट से फाइंड करेंगे, ये हम लोगों को मिलेगा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मिला तो हमको मालूम है कि इंटरनल डिवीजन होगा। अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें, अगर हम लोग L1 को अगर निगेटिव और L2 का वैल्यू पॉजिटिव मिले अगर हम लोगों को, तो इस केस में भी लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा। देखो, इंटरनल डिवीजन से क्या मतलब होता है? इंटरनल डिवीजन से मतलब कुछ ऐसा होता है कि a और b अगर है, ये लाइन अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a और b दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों केसेस में
ए और बी मतलब पॉइंट्स आर इन अपोजिट साइड टू द लाइन। लेकिन अगर मान लो कि एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब ए और बी है और कहीं पर पॉइंट बाहर में सी है, तो एक्सटर्नल डिवीजन जब भी होगा तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन के केस में, मतलब इसके केस में दोनों पॉइंट एक साइड होंगे तो सेम साइड ऑफ लाइन होंगे। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इसके हेल्प से आगे समझेंगे सेम साइड ऑफ लाइन। ओके, देखिए यहाँ के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये और अच्छे समझ में आए। लेकिन क्वेश्चन लेने के पहले एक हम लोग प्रिपरेशन और कर लें। हम लोग चाहते हैं कि ओरिजिन साइड को पता करके रखें जिससे कंपेयर करना ज़्यादा आसान हो। अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसी लाइन का इक्वेशन है, कहने का मतलब यहाँ l का वैल्यू जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी है। अगर इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ओरिजिन का पुट करेंगे तो हमको c मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि c अगर पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव साइड ओरिजिन साइड होगा, पॉजिटिव साइड ओरिजिन साइड होगा। अब पॉजिटिव साइड क्या है मैं क्लियर करता हूं, और मैं क्लियर करता हूं इसको। c अगर लेस देन 0 मतलब निगेटिव है तो उसका मतलब निगेटिव साइड जो होगा वो ओरिजिन साइड होगा। अब मैं इसको पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड को और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। देखो बेटा, कोई लाइन है, मान लो कि इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 3, चलो पहले प्लस 3 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पॉइंट हमारे पास हो, कोई भी किसी तरह का पॉइंट हो, मान लो कि 1, -3, तो इसमें अगर इसका वैल्यू पुट करके हम l का वैल्यू जानना चाहें इस पर, तो क्या वैल्यू होगा? x के बदले में 1, तो 1 -9 प्लस 3, तो क्लियरली ये निगेटिव वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हम लोग 0 0 पुट करते हैं इसमें, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 3 आता है, जो कि पॉजिटिव है। जो यही मैं कह रहा था कि ये पॉजिटिव साइड हो गया। तो पॉजिटिव साइड अगर पता चल गया तो कब पता चलेगा? ये c से पता चलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी अगर इसका नाम मैंने l ले रखा है, तो इसको जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे ओरिजिन का के कोऑर्डिनेट को रखेंगे, तो वैसे ही हमको c मिलेगा। इसका मतलब c अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड होगा, c अगर निगेटिव है तो निगेटिव साइड होगा। ये हेल्प करता है इस पॉइंट के लोकेशन को समझने के लिए। चलिए इससे एक ब्रॉड रिजल्ट निकालते हैं, हम लोग एक बड़ा सा रिजल्ट निकालते हैं। देखिए, अगर अपने पास दो लाइन हो, एक लाइन हो मान लो कि ये L1 और दूसरा लाइन हो मान लो कि ये वाला L2, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये लाइन मिले L2। अब आप अगर पहले से डिसाइड कर रखा है, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि ये L1 और L2 जो दोनों मिलते हैं हमारे पास, L1 में भी और L2 में भी, जो अपने पास C1 और C2 होंगे कांस्टेंट वाला पार्ट, उसको हमने पॉजिटिव कर रखा है। पॉजिटिव करना बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं -2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और L को कंसीडर कर सकते हैं -2x माइनस 3y प्लस 4। तो इस ढंग से अगर हम लोग फील कर लें तो पॉजिटिव जो होगा वो ओरिजिन साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वाला इस तरफ पॉजिटिव साइड होगा इस लाइन में। तो जिसका भी वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आता होगा वो पॉजिटिव साइड होगा। सिमिलरली लाइन के इस तरफ वाला जो रीजन होगा वो ओरिजिन साइड होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर हम लोग कहें तो लाइन का अपोजिट साइड जो होगा इस तरफ वाला L1 का, वो अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन देगा। इसी तरह से L2 लाइन में इस तरफ का निगेटिव वैल्यू होगा, मतलब इधर के जो भी पॉइंट होंगे उनके लिए L का वैल्यू निगेटिव होगा। यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट पता किया। ये जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो 4 रीजन्स बने, R1, R2, R3 और R4,
इन 4 रीजन्स में आप देखते हो कि किसी पॉइंट x1 के लिए अगर L1 का वैल्यू भी पॉजिटिव हो, L2 का वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो रीजन जो होगा वो R1 होगा। मतलब वो पॉइंट इस रीजन में पाया जाएगा। जो रीजन, कौन सा रीजन हुआ? ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब दैट विल इंक्लूड द ओरिजिन। इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोगों ने उसी x1 y1 के वैल्यू को पुट किया L1 L2 में और हमको मालूम हो गया कि नहीं, L1 का जो वैल्यू है, L1 का वैल्यू पॉजिटिव है और L2 का वैल्यू जो है वो निगेटिव है, तो इस केस में ये जो रीजन होगा वो R3 होगा। ठीक, इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल साइड बोल सकते हैं, एंगल साइड बोल सकते हैं। और अगर मान लो कि आप इसमें भी देखो तो सेम आर्गुमेंट है जो इधर आपने देखा है कि x1 y1 वैल्यू पुट करने के बाद इस बार जो है L1 का वैल्यू निगेटिव है और L2 का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन आर्गुमेंट तो सेम है, वही एडजेसेंट साइड। लेकिन इस तरफ अगर आप देखो तो L1 का वैल्यू इस पॉइंट x1 y1 के लिए L1 का वैल्यू निगेटिव है और साथ साथ L2 का वैल्यू भी निगेटिव है। तो हम लोगों ने देखा कि ये ओरिजिन के अपोजिट साइड है, तो अपोजिट रीजन ऑफ ओरिजिन साइड है, ऑफ ओरिजिन साइड। तो अब देखो इस छोटे से नॉलेज कि लेमडा का वैल्यू -L1/L2 होता है से हम लोगों ने बहुत कुछ पता किया, हम लोगों ने इतना कुछ मालूम कर लिया कि अब आगे से हम लोग कोई भी दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण जो 4 रीजन्स बने तो उसमें किस साइड अपना पॉइंट होगा ये जान पाएंगे। इतना ही नहीं, आगे चल करके हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखेंगे कि वो एंगल बाइसेक्टर जो कि ओरिजिन साइड में हो या गिवन पॉइंट वाले रीजन में हो, ये सब कुछ कर पाएंगे। तो इसका एक ब्रॉड यूज़ है, इसको अभी केवल इतना दिमाग में रखिए, फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे जब बाइसेक्टर पढ़ेंगे। ओके, नाउ यूजिंग सम क्वेश्चन एज यूजुअल, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जिस क्वेश्चन में है कि हम लोगों को थीटा का वैल्यू पता करना है इस इंटरवल में फॉर विच पॉइंट्स इतना एंड इतना सेम साइड होंगे। ऑब्वियसली लाइन के लिए दोनों का साइन सेम होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, तभी सेम साइड होंगे। तो पहले 1 2 अगर हम लोग पुट करें, इसको अगर हम लोग L कहें, L = x + y - 1 को, तो अगर हम लोग इसमें 1 2 पुट करें तो इस केस में हमारे पास हो गया 1 + 2 - 1 जो कि क्लियरली पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले को भी पॉजिटिव होना होगा। तो अगर L sin थीटा cos थीटा इसका वैल्यू अगर हम लोग पता करना चाहेंगे तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो इसका मतलब sin थीटा अगर हम लोगों ने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो sin थीटा + cos थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0। अगर हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री के छोटे से नॉलेज को ले करके काम करना चाहें तो इसका रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें 1/√2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब 1/√2 कर दें अंदर में और बाहर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऐसा हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इसको sin 45 भी पढ़ सकते हैं, cos 45। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ cos 45 और इसको पढ़ रहा हूँ sin 45, तो ये sin a + b का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब कि sin a + b मतलब थीटा + π/4 = हम लोगों ने इज ग्रेटर देन इस √2 को उधर कर दिया 1/√2। अब हम लोग ये समझे ट्रिगोनोमेट्री के छोटे से नॉलेज से, हमको मालूम है कि अगर π/4 का एंगल है तो π/4 के बाद sin थीटा का जो वैल्यू होता है इस रीजन में sin थीटा का वैल्यू √2 से अधिक होता है। मतलब sin थीटा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/√2 होता है, π/4 पर √2 1/√2। सिमिलरली अगर हम लोग 3π/2 का एंगल ले लें, 3π/4 का एंगल ले लें, तो इस 3π/4 पर sin का वैल्यू 1/√2 होता है और डिक्रीज करता है इसके नीचे। तो इसका मतलब कि इस रेंज में sin का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब अपने पास जो वैल्यू आया थीटा + π/4, ये वैल्यू जो हो गया ये ग्रेटर देन हो गया π/4
एंड लेस देन हो गया 3π/4। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू थीटा का पता कर लिया, ये हो गया 0 से π/2 का वैल्यू। तो हम लोगों ने मालूम कर लिया ये रेंज होगा 0 से π/2। यहाँ बाय मिस्टेक दो चॉइसेस दिए हुए हैं, तो चलिए दोनों को हम लोग आंसर कर लें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द ओरिजिन इज विद इन द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। तो पहले तो ट्रायंगल का वर्टेक्स जानना होगा, तो चलिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, +19 = 0। दूसरा इक्वेशन हो गया 4x + y - 11 = 0। थर्ड इक्वेशन 4x - 5y + 7 = 0। अगर हम लोग पहले दूसरे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4x सब में सब्ट्रैक्ट करते जाएं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y, फिर ये प्लस हो जाएगा तो 30 + 30 = 0। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट हो गया -5, और y कोऑर्डिनेट अगर -5 हो गया तो x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, किसी में पुट कर दें। तो अगर y का वैल्यू -5 यहाँ रख देते हैं तो सेकंड वाले में, तो -5 और -11 -16, दूसरी ओर गया +16, तो x का वैल्यू 4, तो कोऑर्डिनेट हो गया 4 -5। चलो इसको नाम दे दिया a। अगर हम लोग सेकंड और थर्ड को यूज करें तो फिर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिलेगा हमको 6y, और यहाँ हो जाएगा 18 -18 = 0। तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 6 3 जा तो 3, और x का वैल्यू जानने के लिए हम लोग y का वैल्यू सेकंड वाले में पुट कर दें, तो 3, तो 8 -8 उस तरफ गया तो +8 2। तो अपने पास जो पॉइंट मिला उसका कोऑर्डिनेट हुआ 2, 3। चलो इसका नाम दे दिया b। इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड को यूज किया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट में थर्ड को, तो 12y प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 होगा, 12 = 0। दैट मीन्स y = -1। अब x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें। चलो ऊपर वाले में पुट कर दिया, तो -7 और +19, तो 12 हो गया +12, तो -12/4, तो -3। तो जो पॉइंट मिला वो हो गया -3, -1। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने c। ओके, चलिए इस तरह से वर्टिसेस तो हम लोगों को मिल गए किसी ट्रायंगल के। ये जो तीनों वर्टिसेस हो गए हमारे पास, अब इनसे कंपेयर करना है। पहले तो a वर्टेक्स मैंने लिख दिया 4 - 5, b वर्टेक्स लिख दिया 2 3, और c वर्टेक्स लिख दिया -3 -1। अब आप देखो इक्वेशन भी लिख लो, तभी कंपेयर करने में बनेगा। तो इक्वेशन बड़ा सिंपल है। देखो भाई, इस दोनों का यूज हुआ था a पता करने के लिए, और इस दोनों का यूज हुआ था b पता करने का, मतलब ये a और b दोनों को फाइंड करने में यूज हुआ था। तो ये वाला इक्वेशन होगा 4x + y - 11 = 0। a अब क्लियरली पहला वाला होगा, तो 4x + 7y + 19 = 0, और थर्ड इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा 4x - 5y + 7 = 0। अब देखिए कंपेयर करना है, कोई मुश्किल काम है नहीं। हम लोग से कहा जा रहा है कि ओरिजिन एक ही साइड में हो, तो देखो इसका अगर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन कर ले, मान लो कि फॉर ए तो x के बदले में 4 और y के बदले में -5, इस वाले सामने BC के इक्वेशन में पुट कर दें, तो हो गया 16 -5 -5 25 + 7, ये वैल्यू पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब C का वैल्यू अगर हम चेक करें इस इक्वेशन में, तो C का वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ओरिजिन और पॉइंट A इस लाइन के एक ही तरफ होंगे। फॉर B के लिए अगर चेक करें तो 2 और 3 पुट करेंगे, तो 8 + 21 + 19, इट इज़ पॉजिटिव, और इसमें भी C का वैल्यू 19 है, मतलब पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने देखा कि AC के एक ही तरफ B और ओरिजिन है। फॉर C, अगर C के लिए हम लोग पता करें तो x के बदले में -3 मतलब -12, y के बदले में -1 मतलब -1, -11, ये <0 है।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि c का वैल्यू भी -11 है, सो ये भी निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट C और ओरिजिन दोनों AB के एक ही तरफ हैं। इसका मतलब है, बहुत क्लियर है, AB और C एक ही तरफ, AB के एक ही तरफ ओरिजिन और C हैं, AC के एक ही तरफ B और ओरिजिन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिजिन इसके बीच में लाई करता है। सो आपने देखा इसके यूसेज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें और अच्छी बात, डिराइव द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड ऑन अल्फा सो दैट इतना शुड लाई, और देखो इसमें है लाई ऑन और इनसाइड, तो केवल इनसाइड नहीं है, लाइन पर भी हो सकता है, साइड पर भी हो सकता है। तो पहले तो हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। तो 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, -2x प्लस 3y, सो दैट कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं हो, इसके चांसेस हमेशा रहते हैं। x प्लस 4y -14 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें तो इसके लिए हम लोगों को दोनों का कोफिशिएंट सेम करना होगा। चलो मैं y का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, 3 टाइम्स कर रहा हूँ ऊपर वाले को। तो 9x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला हो गया -2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। तो 11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू आया -1, और y हम लोग इसमें फाइंड कर लें पुट करके। तो x का वैल्यू -1 तो -3 प्लस 2 तो -1, तो y का वैल्यू 1। तो एक पॉइंट मिला ये, इसको चलो हम लोगों ने कह दिया कोऑर्डिनेट। फिर अगर मान लो हम लोगों ने ले लिया सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड और थर्ड को अगर हम लोगों ने लिया, फिर से वही करें, y को ही एलिमिनेट करें, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली x और y इंटरचेंज होने के कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो y को ही मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो -8x प्लस 12y, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -20 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फिर से एक बार चेक कर लूँ, -8 माइनस प्लस 12 -20, हाँ, और इस सेकंड वाले को 3 से कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 12y -42, 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गया। अपने पास बचा -11x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2, x का वैल्यू 2, तो y हम लोग इससे फाइंड कर लें, किसी एक में पुट कर दें। मान लीजिए कि सेकंड वाले में मैंने पुट, थर्ड वाले में मैंने पुट कर दिया तो 2, और यहाँ तो -12 उस तरफ गया तो +12, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये एक दूसरा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मान लो कि B है। अब मान लो कि मैं थर्ड और फर्स्ट को ले रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, फिर से मैं y को ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ, सो दैट एरर का चांस थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। चलिए, तो इसको 4 टाइम्स करना चाह रहे हैं, तो 4 3 जा 12 प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला इक्वेशन है x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, कैंसिलेशन के बाद हो गया 11x, और ये हो गया 12 और 8, कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक किया जाए। फर्स्ट वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 3 जा 12, कितना 8। दूसरे वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ 3 मिस कर रहा है 3 से, फिर हाँ ये यहाँ से मैंने मिस्टेक किया। इसी डर से तो हम लोग x और y को ऐसा कर रहे थे कि कहीं कोई एरर ना हो, तब भी एरर हो गया। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x प्लस 12y, कुछ नहीं, 4y तो इसको बना ही दिया, तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स किया इसको, 4 टाइम्स इसको हम लोगों ने किया, 3 4y प्लस 8, ये सेम हो गया अपने पास, प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, मैं ऐड गलत कर रहा था, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, मैं ऐड गलत कर रहा था।
तो जब आपके मन में डर रहता है ना कैलकुलेशन का, तो ऐसा ही एरर होता है, जस्ट आई मेड दैट वन। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जैसे यहाँ भी मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, ये सही है, ये सही है, हाँ ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया -2। तो y का वैल्यू, आप ओवर कॉन्शियस हो गए तो गलतियाँ होंगी। x का वैल्यू अगर -2 रख दें सेकंड थर्ड वाले में, तो -2 और -14 -16, उस तरफ +16, तो y का वैल्यू 4। तो अपने पास एक पॉइंट ये मिला, इसको मैंने कर दिया C। अब देखिए वर्टिसेज अब हम लोग एक बार लिख लें और उसके बाद कंपेयर कर लें। A वर्टेक्स -1 1, B वर्टेक्स 2 3, C वर्टेक्स -2 4। अब इसके बाद इक्वेशन लिखना है। तो देखो सेकंड वाले इक्वेशन का A और B दोनों के फाइंडिंग में यूज हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड वाला इक्वेशन AB को रिप्रेजेंट करेगा। तो -2x + 3y -5 = 0। और A पहला वाला इक्वेशन होगा 3x + y + 2 = 0। और थर्ड इक्वेशन यहाँ होगा x + 4y -14 = 0। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये मालूम करना है कि अल्फा का कौन सा वैल्यू हम लोग लें, सो दैट 0 अल्फा शुड लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल। तो ऑन और इनसाइड का ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, ए बी के जिस तरफ सी हो उधर ही अपने पास ये पॉइंट होना चाहिए, ए सी के जिस तरफ बी हो उसी तरफ ये पॉइंट होना चाहिए, बी सी के जिस तरफ ए है उसी तरफ ये पॉइंट होना चाहिए, ऐसा। तो हम लोग इसको पहले मालूम करें। देखिए पॉइंट अपने पास कौन सा है, इसको मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, ये है 0, अल्फा। हाँ ठीक, चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर उसी तरह से अगर हम लोग पॉइंट वाइज वर्टिसेज वाइज काम कर लें, तो A का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे तो -1 -4 -14 जो कि नेगेटिव होगा। अब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो 0 अल्फा भी अगर इसी साइड है A के तरफ ही, तो उसका भी वैल्यू इसको नेगेटिव में ही मिलना चाहिए। तो x0 y अल्फा, तो इतना -14 इज <0। यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू मिला 7/2, मतलब लेस देन, और यहाँ इक्वल टू का भी सिंबल लगाएंगे बेटा, इसलिए कि इस लाइन पर भी पॉइंट हो सकता है। तो लेस देन इक्वल टू 7। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को अगर फाइंड करें, मान लीजिए फॉर B के लिए अगर करें तो B ये है, इसका कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे तो 6 + 3 + 2, क्लियरली ये पॉजिटिव है, तो 0 अल्फा का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, x0। तो अल्फा + 2 इज ग्रेटर देन, इसमें फिर से इक्वल टू, इसलिए कि लाइन पर हो सकता है, तो अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सिमिलरली फॉर C अगर हम लोग कहें तो C का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे इसमें, तो -4, फिर 12 -5, क्लियरली ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 अल्फा पुट करने पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x को 0 और y को अल्फा, तो 3 अल्फा -5 इज ग्रेटर देन, फिर से इक्वल टू का सिंबल होगा क्योंकि लाइन पर हो सकता है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। अब हम लोग समझें कि इसमें ये तीनों कंडीशन किस रीजन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम लोग नंबर लाइन पर -2, फिर उससे बिगर हो गया 2 पॉइंट कुछ ये होगा, हाँ 5/2 होगा, 5/3 है ये, तो 5/3 होगा, और फिर 7/2 होगा। अब अगर हम लोग पहले वाले रिजल्ट से लें तो अल्फा का वैल्यू 7/2 से कम होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए, और -2 से इसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए। लेकिन थर्ड वाले में 5/3 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब इधर होना चाहिए। तो साफ बात है कि वैल्यू जो होगा वो इसी के बीच का होगा, तो इसका मतलब अल्फा विल लाई इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल 5/3 से 7/2। ओके, सो इंटरवल हो गया 5/3 to 7/2, क्लोज इंटरवल, नॉट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 5/3 to 7/2, यही अल्फा का वैल्यू होगा। ओके,
Now the next question. Oh, I have taken only these questions. Okay, now आपको कैसा लगा ये सेशन? आपने एंजॉय किया ऐसा मुझको लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो काइंडली आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी बताएं, अपने कमेंट्स को भी कमेंट बॉक्स में डालें। होपफुली आपने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day.